तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके जरूर देख लेना। आज हम इस अनीम का 13th एपिसोड देखेंगे और ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राय की एंट्री वहाँ पर हो चुकी होती है। राय को देखकर फिर लॉर्ड रेस्किरिया उससे कहने लगती है कि आखिर तुम मिल ही गए। जो भी तुम जैसे हाई क्रिमिनल का साथ देगा उसे बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। इसके बाद फिर गैजुटल राय से कहने लगते हैं कि मैं माफी चाहूंगा कि ये सब हो रहा है। आपसे ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर प्लीज मैं चाहूंगा कि आप ही अभी से संभालें। फिर राय लॉर्ड रेस्किरिया से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इन्हें नहीं मारने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राय रेस्किरिया के पास आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी बीच में एक क्लैन लीडर आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि कमीने गद्दार, मैं तुम्हें हमारे लॉर्ड के पास नहीं जाने दूंगा। ये कहते ही ये क्लैन लीडर राय के ऊपर हमला कर देता है, जिससे राय के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर ये क्लैन लीडर राय को बहुत सारे पंच मारने लगता है, जिससे राय को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो स्टैचू बनकर खड़ा ही रहता है। हम देखते हैं कि राय अपने एक हाथ से इस क्लैन लीडर को उठाकर दूर पटक देता है। ये देखकर हमारी दूसरी क्लैन लीडर रोजारिया राय से लड़ने के लिए आगे आती है और कहने लगती है कि शायद हम नोबल से इससे कम की उम्मीद नहीं रख सकते। रोजारिया राय से कहने लगती है कि मिस्टर हैंडसम, मेरे साथ भी खेल खेलो अब। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजारिया अपने सोल वेपन से राय के ऊपर हमला कर देती है। रोजारिया अपने सोल वेपन से आग के गोले बनाकर राय के ऊपर फेंकने लगती है और इन आग के गोलों को राय अपने एक हाथ से रोक लेता है और रोजारी के ऊपर ही रिवर्स बैक कर देता है। इसके बाद फिर ये तीसरा क्लैन लीडर लोडिस भी राय से लड़ने के लिए आगे आ जाता है और राय से कहने लगता है कि तुम्हें अब लोडिस का सामना करना होगा। हम देखते हैं कि लोडिस अपने मैजिक से राय के ऊपर शीशे की शील्ड बना देता है, जिससे राय को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और इस शीशे वाले शील्ड के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो लोडिस के चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राय इन तीनों क्लैन लीडर का माइंड कंट्रोल कर लेता है, जिससे बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। ये देखकर फिर सीरिया गैजुटल से कहने लगती है कि मुझे लगता था कि सिर्फ लॉर्ड ही क्लैन लीडर के माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि लॉर्ड एक रैंक ऊपर है और नोबल्स को लीड करते हैं, पर नोबलेस एक बिंग है जो ताकत का प्रतीक है, जो लॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही उन्हें सजा भी देता है। उनकी ताकत लॉर्ड के भी ऊपर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया खुद राय को मारने के लिए आगे आने लगती हैं। लॉर्ड रेस्किरिया इन तीनों क्लैन लीडर से कहने लगते हैं कि तुम पीछे हटो, तुम साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए उसका। लॉर्ड कहती हैं कि मैं ही इसे मारूंगी जिसने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया है। मैं किसी से मदद नहीं चाहती, मैं खुद इसे खत्म करूंगी क्योंकि मैं एक लॉर्ड हूँ। ये सुनकर फिर राय लॉर्ड से कहने लगता है कि तुम किससे डर रही हो, तुम्हारे पास मेरी जितनी पावर होनी चाहिए तुम उसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करती। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती हैं कि मुझे एक डरपोक गद्दार को हराने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस पर फिर राय कहता है कि ये तुम्हारा कारण है, क्या ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम मुझसे हार जाओगी, अगर नहीं तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। इसके बाद फिर लॉर्ड रेस्किरिया बहुत ज्यादा एग्रेशन मोड में आ जाती है और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, ब्लड फील्ड। हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया राय के ऊपर ब्लड फील्ड से अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर ब्लड की बारिश होने लगती है। इसके बाद फिर राय भी लॉर्ड रेस्किरिया के ऊपर ब्लड फील्ड से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि इन दोनों का ब्लड फील्ड एक दूसरे से टकरा जाता है और वहीं पर ही खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्लड फील्ड का यूज करने से लॉर्ड रेस्किरिया की सारी एनर्जी डाउन हो जाती है और वो वहाँ पर बेहोश होने लगती हैं। दूसरी तरफ राय ने भी ब्लड फील्ड मैजिक का यूज किया होता है और उसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और वो भी बेहोश होने लगता है। राय बेहोश होकर नीचे गिरने ही लगता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आके उसे संभाल लेता है। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि मास्टर, आपने जरूर इस बार बहुत ताकत इस्तेमाल की होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रजस और उसका छोटा भाई रायल भी आ जाता है। इसके बाद फिर लॉर्ड रेस्किरिया राय से कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राय अपने हाथ में से एक सोल वेपन को निकालने लगता है। ये देखकर फिर वहाँ खड़े सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लॉर्ड रेस्किरिया जैसा सोल वेपन है। तभी हम देखते हैं कि इन सोल वेपन में प्रीवियस लॉर्ड की झलक दिखने लगती है। फिर प्रीवियस लॉर्ड रेस्किरिया से कहने लगते हैं कि रेस्किरिया, तुम मुझे देख पा रही हो या नहीं, ये मेरे विचार हैं जो मैंने इस सोल वेपन में छोड़े हैं, जिसका मतलब है मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। प्रीवियस लॉर्ड कहते हैं कि मुझे यकीन है मेरे फैसले से काफी तकलीफें आई होंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ वो इवेंट जिसकी वजह से मुझे एटर्नल स्लिप में जाना पड़ा और वो कारण जिससे मुझे खुद को खत्म करना पड़ा। प्रीवियस लॉर्ड रेस्किरिया से कहते हैं कि जैसा तुम जानती हो, हम नोबल सेमी परमानेंटली जीते हैं। एंशिएंट लॉ के हिसाब से हम लंबी जिंदगी जीते हैं और अपने क्लैंस को लीड करने के लिए कभी बदलते नहीं। और हमारे मुकाबले इंसान कैसे हैं, वो अपनी बहुत छोटी सी जिंदगी जीते हैं, वो बहुत कमजोर
और हेल्पलेस हैं। वो एक और दिन जीने और ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्रीवियस लॉर्ड कहते हैं कि एक बहुत ही चालाक इंसान ने कहा था, अगर तुम्हें कोई रूल पसंद नहीं तो उसे तोड़ दो। ये एक चौंकाने वाली बात थी। इतनी छोटी सी बात और कभी मेरे दिमाग में नहीं आई। हमारे पास चाहे जितनी भी पावर हो, लेकिन हम कभी भी फ्री नहीं थे। फिर मैंने सोचा शायद हम नोबल्स को भी इवॉल्व होना चाहिए। मैंने मेरे प्लान सीनियर क्लैन लीडर के साथ शेयर किए, जिन पर मुझे बहुत भरोसा था। मैंने उन्हें कहा कि लुकेडेनिया का फ्यूचर न्यू जनरेशन को सौंपने के लिए मैं इटर्नल स्लीप में जाना चाहता हूँ। कुछ इससे सहमत थे और मेरे साथ इटर्नल स्लीप में जाने के लिए भी तैयार थे, पर मैंने गैजुटल को ऑर्डर दिया कि वो फ्यूचर को देखे। इस पर फिर ये सब क्लैन लीडर गैजुटल से कहने लगते कि गैजुटल, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था। फिर लोडिस गैजुटल से कहने लगता है कि आपने हमें सच क्यों नहीं बताया। फिर गैजुटल कहते हैं कि जब प्रीवियस लॉर्ड अपने सीनियर लीडर्स के साथ मरे और जब उन्होंने यंग सक्सेसर को क्लैन लीडर बनाया, तब जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई वो मेरी सोच से बड़ी निकली। और रेस्किरिया जिन्हें सबको लीड करना था वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और जो लोग यंग लॉर्ड का फायदा उठाना चाहते थे उन्होंने अफवाह फैला दी और इससे पहले कि पता चलता राय को गद्दार घोषित कर दिया गया। रेस्किरिया इस अफवाह के चलते राय से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और सभी क्लैन लीडर्स भी उनका साथ देने के लिए इसी बात को सही समझ बैठे। गैजुटल कहते हैं कि मैंने ये सोचकर सच छुपा कर रखा कि ये लुकेडेनिया के लिए अच्छा होगा। मैं बदले में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद फिर गैजुटल लॉर्ड रेस्किरिया से कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज मुझे सजा दीजिए। तभी हम देखते हैं कायरस रेजिस को उठाकर वहाँ पर ले आता है और रेजिस को वहीं पर ही पटक देता है। फिर रेजिस लॉर्ड से कहने लगता है कि लॉर्ड के सामने मैं एक प्रपोजल रखता हूँ। एक क्लैन लीडर की गलती पूरे क्लैन पर असर डालती है। अगर इन्हें अभी मौत की सजा मिलेगी तो मुझे भी मौत की सजा दीजिए। फिर कायरस लॉर्ड से कहता है कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि रेजिस हम में से ज्यादा नोबल है। अगर आप इतने अच्छे फ्यूचर क्लैन लीडर को मार दोगी तब आप लॉर्ड के नाम को शर्मिंदा करेंगी। इसके बाद फिर रेजिस कहता है कि मैं भी यही प्रपोजल रखता हूँ। रेजिस आगे एक क्लैन लीडर बनेगा और उन पिलर्स में से एक जो लुकेडेनिया को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल मेरे बेवकूफ छोटे भाई रायल की तरह और सीरिया की तरह। ये कीमती पिलर्स हैं जो नोबल सोसाइटी और लॉर्ड को सपोर्ट करेंगे। आपको इन्हें नहीं मारना चाहिए। रेजिस रेस्किरिया से कहता है कि मुझे उम्मीद है आप गैजुटल को भी बख्श देंगी। क्या आप प्लीज अपने क्लैन लीडर्स की इच्छा नहीं सुनेंगी जो पूरे दिल से आपका सम्मान करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया गैजुटल के पास आ जाती हैं और उसकी हाथ की जंजीर को तोड़ देती हैं और गैजुटल से कहने लगती हैं कि जब मैं अकेली थी तब तुम मेरे साथ थे और तुमने मुझे प्यार दिया। मैं कभी तुम्हें नहीं मार सकती। फिर गैजुटल कहते हैं कि जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं आपका साथ दूंगा। फिर प्रीवियस लॉर्ड रेस्किरिया से कहने लगते हैं कि रेस्किरिया मुझे यकीन है राय गैजुटल और बाकी सब भी जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो सब तुम्हें प्यार करते हैं बिल्कुल मेरी तरह। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए मर गया। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें रोता देख लेता तो शायद मैं अपना फैसला बदल देता। गुड बाय रेस्किरिया, हमेशा खुश रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस लॉर्ड की सोल वहाँ से गॉड के पास चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया उस सोल वेपर को गले लगा लेती है। इस पर फिर राय कहने लगता है कि लॉर्ड ये तुम्हारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुकेडेनिया में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। फिर अगले सीन में हम M21 और रेजिस को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। रेजिस M21 से पूछने लगता है कि M21 तुम्हारी चोट ठीक हो गई क्या। इस पर फिर M21 कहता है कि तुम्हारा क्या रेजिस। फिर रेजिस कहता है कि मैं तुम लोगों के ठीक होने का इंतजार में बोर हो रहा था। इस पर फिर M21 कहता है कि इसके लिए शुक्रिया। फिर रेजिस कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में पहले की तरह ही बहस होने लगती है। फिर टाओ टोक्यो से कहने लगता है कि दोनों फिर से शुरू हो गए। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि मतलब दोनों ठीक हो गए हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक और सीरिया भी आ जाते हैं। फ्रैंक कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि तुम सब ठीक हो। फ्रैंक कहते हैं कि मैंने जापान जाने की तैयारी पूरी कर ली है और रेजिस और सीरिया को भी हमारे साथ जाने की परमिशन मिल गई है। इस पर फिर टाओ कहता है कि सच में। फिर रेजिस कहता है कि हाँ, एक स्टडी पीरियड के तौर पर दुनिया को समझना जब तक हम अडल्टुड तक ना पहुंच जाएं। फिर टोक्यो फ्रैंक से कहता है कि तो उनका क्या। इस पर फिर फ्रैंक कहते हैं कि ये एक ऐसा फैसला है जो मास्टर को खुद लेना है। वही दूसरी तरफ हम राय और लॉर्ड रेस्किरिया को देखते हैं। लॉर्ड राय से कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। इस पर फिर राय कहता है कि बिल्कुल। फिर लॉर्ड राय से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे मेरे पिताजी तुम्हारे हिसाब से कैसे थे। इसके बाद फिर राय अपने पास्ट को याद करने लगता है कि जब वो प्रीवियस लॉर्ड से बातें कर रहा होता है। अब हमें प्रीवियस लॉर्ड और राय का पास्ट दिखाया जाता है कि वो क्या क्या बातें करते हैं। प्रीवियस लॉर्ड राय से कहते हैं कि क्या तुम्हारा लॉर्ड बनने का कोई इरादा है। इस पर फिर राय कहता है कि रेस्किरिया का क्या। फिर प्रीवियस लॉर्ड कहते हैं कि वो तो अभी एक बच्ची है, जब तक वो थोड़ी बड़ी हो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके आदर्श बनो। तुम्हें बता दूं कि लॉर्ड होना सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। इस पर फिर राय कहता है कि ऐसा लग तो नहीं रहा।
फिर लॉर्ड कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए इतना बुरा ऑफर नहीं है, अगर तुम लॉर्ड बनते हो तो तुम्हारे पास काम करने के लिए सर्वेंट्स होंगे, ये नोब्लेसे होने से थोड़ा अच्छा ही होगा, है ना। इस पर फिर राय कहता है कि नहीं, मैं एक नोब्लेसे के तौर पर आपकी मदद करता रहूंगा जैसा कि अब तक करता आया हूँ। फिर प्रीवियस लॉर्ड कहते हैं कि सच में तुम मेरा कहना कभी नहीं मानते। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। राय लॉर्ड रेस्किरिया से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता एक प्राउड प्यार करने वाले पेरेंट के अलावा कुछ नहीं थे। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एरोप्लेन से जापान में वापस आ जाते हैं और सबकी नॉर्मल लाइफ भी शुरू हो चुकी होती है। ये तीनों स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दोबारा से करने लगते हैं और फ्रैंक भी प्रिंसिपल की कमान को संभाल लेता है। दूसरी तरफ रेजिस, सीरिया और राय बिहन और शिनवू के साथ क्लास में जाने लगते हैं। तो इसी के साथ इस अनीम की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। तो गाइस, ये था इस सीजन का हमारा लास्ट एपिसोड। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं। अगर आप सब इस अनीम का सेकंड सीजन भी देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम दोबारा मिलेंगे एक नई अनीम के साथ। थैंक यू।